गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को और आप भी देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपको याद हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत कौन से स्थान पे था। तो यहाँ पे भारत 9वें स्थान पे था। भारत में अगर हम लोग बात करें 2019 में कितना निवेश हुआ तो $51 बिलियन का निवेश हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेचर इंडेक्स 2020 में विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है। तो विश्व स्तर पर भारत की रैंक है 12वीं रैंक पे। और नंबर 1 पे कौन है। तो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है और 3 पे है जर्मनी। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिनलैंड के राजदूत का नाम क्या है। तो फिनलैंड के राजदूत बने हैं रवीश कुमार। हालांकि जो हम लोग को और भी राजदूत बने हैं उनको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग कल बेल्जियम का पढ़ रहे थे तो बेल्जियम के राजदूत कौन बने हैं, संतोष झा। ठीक, ब्रिटेन के गायत्री आई कुमार, कुवैत के सीबी जॉर्ज, पपुआ न्यू गिनी के सुशील कुमार, स्विट्जरलैंड की मोनिका कपिल मोहता, रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव, फिलीपींस के शंभू एस कुमारन। अगला क्वेश्चन हमारा शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है। तो इसको जीता है सखरवियार मामेदिरोव ने। ठीक, फिर हमारा कि मुखमदकली अबिलगाजिएव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो इन्होंने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आप जानते हैं कि बिहार में देश का पहला खादी मॉल खुला था। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, अगला हमारा कि किस भारतवंशी को इथोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है। तो गीता पासी को बनाया जा रहा है इथोपिया में अमेरिकी दूत। फिर हमारा कि कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तारीख कब कर दी गई है। तो 25 अप्रैल 2021 कर दी गई है इसकी तारीख। अब 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड बटा था वो कौन से नंबर का था, 92 नंबर का था। ठीक है, 92वें नंबर का था। और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया था वो गया था पैरासाइट को, बेस्ट एक्टर का वॉकिन फिनिक्स को, बेस्ट एक्ट्रेस का रिनी जिलवेगर को और बेस्ट विजुअल इफेक्ट का गया था 1917। फिल्म का नाम क्या था, फिल्म 1917। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार दिलाया। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा कि किस भुगतान बैंक ने एमएसएमई के कार्यबल के सुरक्षा के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसको शुरू किया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र से। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले ही पढ़ाया था कि संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका चुनाव कब होने वाला था, 17 जनवरी को। ठीक है, और यहाँ पे 17 जून को होने वाला था और 17 जून बीत गया तो चुनाव भी हो गया और इसका रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें भारत को 17 जून को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। ठीक है, क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कुल 15 मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इसमें भारत को चुना गया है और 8वीं बार चुना गया है। ठीक, किसके लिए चुना गया है। तो 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार था भारत और यह जीत भी गया। इसके पहले भारत कब जीता था। तो 2011-12 के बाद करीब 10 साल के बाद भारत बना है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक, याद रखिएगा इसको। देखते हैं इसके बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत कौन सी बार बना है, 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। कौन से कार्यकाल के लिए, तो 2021-22 कार्यकाल के लिए। इसके पहले कुल 8 बार कब कब बन चुका है, 1950-51 में, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और उसके बाद जो लास्ट था वो कब था, 2011-12 में। अब आपको समझ में आया 1950-51, देखिए इनका कार्यकाल 2 साल का होता है।
ठीक है। हर 2 साल बाद फिर आने वाले जो 5 सदस्य होते हैं उनका चुनाव कराया जाता है। अब इसमें भारत के साथ और किसने किसने जीता है, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल किया। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों को चुना करते हैं। ठीक है, फिर इनका खत्म होता है तो फिर क्या हो जाता है, अगले 5 को चुना जाता है। अब ये जो 10 अस्थायी सीटें हैं, क्या ऐसे भी कोई भी इसमें भाग ले सकता है? जी नहीं, इनका वितरण क्षेत्रीय आधार पे किया जाता है। जैसे 5 सीटें अफ्रीका को, एशियाई देशों के लिए 1, पूर्वी देशों के लिए 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों 2, पश्चिमी, पूर्वी और अन्य राज्यों के लिए वितरित की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सीटों का वितरण होता है, जिसमें से भारत ने किसके लिए जीता है, एशियाई देशों को इसने रिप्रेजेंट किया और जीत गया। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। ठीक, इसका मुख्य कार्य है विश्व भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो TS तिरुमूर्ति हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 मेंबर कंट्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा? तो रशिया में आयोजित होने वाले विजय दिवस के मौके पर भारत भेजेगा अपने तीनों सेना दल को। और ये वही रशिया है जो कि मिशन गगनयान के लिए जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रशिक्षित कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे, अच्छा, हमारे संविधान में रसिया से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखते हैं कि ये जो विजय दिवस का इसका आयोजन कब होगा। इसका आयोजन होगा 24 जून 2020 को, और इस जो मौका है इस पर वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और जो अन्य मैत्रीपूर्ण देश हैं मॉस्को में सैन्य परेड करेंगे। ठीक, इसके पहले मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विजय दिवस पर 9 मई को बधाई दिया, और उसके बाद उन्होंने इनको आमंत्रित किया और परेड में हिस्सा लेने के लिए 75 सैनिक मॉस्को जाएंगे। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित शब्द जूनटीन्थ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अमेरिका में एक छुट्टी के दिन से। देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से मुक्ति के रूप में जाना जाता है। इस छुट्टी के दिन को क्या कहते हैं, जूनटीन्थ कहा जाता है, और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए दासता की समाप्ति का एक राष्ट्रीय स्मरण उत्सव है। ठीक, और इसे दास मुक्ति दिवस या फिर जूनटीन्थ स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक, 1 जनवरी 1863 को वहाँ के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इन्होंने दास मुक्ति प्रस्तावना जारी की, जिसमें घोषणा किया कि अमेरिकी राज्यों के भीतर हो रहे विद्रोह में वे सभी व्यक्ति जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है वे स्वतंत्र किए जाएंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश किया है देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए? तो यहाँ पे IM विजयन को रिकमेंड किया गया है, किसके लिए, पद्मश्री अवार्ड के लिए। ठीक है, विजयन ने 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल किया था, याद रखिएगा। 3 बार इनको AIAF के लिए प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है, और इसके साथ साथ इनको कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। विजय ने 1992 से 2003 के बीच भारत के लिए 79 मैच खेले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन करेगा, बहरीन करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एशियाई युवा पैरा गेम्स की बात कर रहा है, कौन कर रहा है, बहरीन करेगा। कब? तो दिसंबर 2021 में होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, बहरीन। इस खेल में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है, और इसके साथ साथ इसमें 9 खेलों को जगह दिया गया है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल हैं।
अब देख लेते हैं, स्पोर्ट की बात आ गई तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल स्पोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि कोरोना के कारण कोई भी गेम नहीं हो रहा, जो ऑनलाइन है वो हो जा रहे हैं। बाकी बहुत से फेमस गेम है, जैसे ग्रैंड स्लैम होने वाला था, इसके साथ साथ इसी साल होने वाला था हमारा ओलंपिक, लेकिन इसमें से कोई भी गेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि सारे गेम को उठा के पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बार हम सब रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा गेम कब होगा, अगली तारीख क्या है उसकी। ठीक, देखते हैं। पहला हमारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, ये कब होगा? तो ये होगा 2021 में। कहाँ पे होगा? सर्बिया के बेलग्रेड में। पहले यह चैंपियनशिप होने वाला था भारत में, लेकिन ये फिर बेलग्रेड सर्बिया को दे दिया गया था। ठीक है, कोई शायद नामांकन फीस होता है उसको नहीं भरा था भारत ने, लेट हो गया था। ठीक, उसके बाद है हमारा 19वां एशियाई खेल, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। फिर हमारा चौथा एशियाई पैरा खेल, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पैरा खेल हमने अभी पढ़ा है, लेकिन वो एशियाई युवा पैरा खेल था, याद रखिएगा इसको। ठीक, जिसका आयोजन 2021 में कहाँ होना था? बहरीन में। ओके, चलिए अब युवा, यहाँ पे एशियाई पैरा खेल की बात की जा रही है, जो कि 9 से 15 अक्टूबर 2022 में हांगझाऊ चीन में होगा। फिर हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स नए शेड्यूल के अनुसार 24 से लेकर के 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य 2021 में होंगे। और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक गेम्स कब से कब तक होंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होंगे। ये सब नया शेड्यूल है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, तो इनको 2023 के लिए स्थगित कर दिया है, जो कि 2021 में। अब आप थोड़ा सा याद करेंगे अगर, तो आपने देखा होगा पहले क्या था, ओलंपिक जो था हमारा, ओलंपिक होने वाला था कब? 2020 में। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2020 में ओलंपिक खेलेंगे। अपने आप में दोनों एक बहुत बड़े गेम है, कॉमनवेल्थ भी और ओलंपिक भी। अब क्या है, ओलंपिक पोस्टपोन हो गया है कि 2021 में होगा, और इसके पहले कॉमनवेल्थ की डेट भी 2021 थी। तो कॉमनवेल्थ ने क्या किया है कि अपना जो 2021 का डेट था उसको पोस्टपोन कर दिया 2023 के लिए। ठीक, उसके बाद हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, इसको स्थगित कर दिया गया है नवंबर 2021। अब यह कब से कब तक होगा? तो 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य। उसके बाद है हमारा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021, इसको 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ये जापान में 13 से 29 मई 2022 में होगा। उसके बाद हमारा किस देश को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है? तो भारत को मिली है। और आपको पता है कि मेजबानी जब मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक, तो भारत ने इसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इसके साथ साथ महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक, ये भी कहाँ होगा? ये भी होगा हमारा भारत में। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए, अब ऐप आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कहीं भी कोई इशू होता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए यूएस ओपन को अब कब आयोजित करने की मंजूरी मिली है? तो इसको 24 से लेकर के 10 सितंबर करने की मंजूरी मिली है। 24 अगस्त से 13 सितंबर, 24 से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में ये होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने 16 जून को ग्रैंड स्लैम कराने की मंजूरी दी। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन ने कहा कि ग्रैंड स्लैम को बगैर दर्शकों के ही कराया जाएगा। पिछले साल यूएस ओपन देखने के लिए करीब 7.5 लाख 7.40 लाख फैंस पहुंचे थे। ठीक है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 7.5 लाख। और पिछली बार राफेल नाडाल ने यूएस ओपन के फाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को हरा करके चौथी बार खिताब जीता था। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब ग्रैंड स्लैम आपको पता है कि 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक तो होता है विम्बलडन ओपन, जो कि यहाँ पे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, कब? जून जुलाई में। इसको तो पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक, और ये पहली बार कब हुआ था? 1877 में। ठीक, और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, याद रखिएगा। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन होता है, और ये कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। इसका आयोजन कब होता है? अगस्त से सितंबर में। उसके बाद हमारा 1891 में फ्रेंच ओपन, ये होता है क्ले कोर्ट, मिट्टी पर। ठीक है, और ये मई जून में होता है। 1905 में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार,
और ये भी हार्ड कोड में खेला जाता है कब, जनवरी में। इसका टाइम वगैरह सब फिक्स रहता है कि कब किस गेम को खेला जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गेम कब खेला जाता है या सबसे पुराना कौन, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में होता है ना, और किस कोड में खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिमेंबर रखिए। ठीक, अगला हमारा कि किस राज्य में सीजोथोरेक्स शिकुन रुमेनेसिस नाम से एक नई प्रजाति की मछली का पता चला है। तो ये कहाँ पे पता चला है, ये पता चला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में इसको पता चला है मछली की नई प्रजाति का। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ज़्यादातर जो प्रजातियों की खोज होती है वो अरुणाचल प्रदेश साइड ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खोज है ये किसने किया है, डॉक्टर केशव कुमार झा। अच्छा, झा की बात आ गई है तो याद रखिएगा संतोष झा को बेल्जियम का राजदूत बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यह पासी घाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान प्रमुख हैं। उन्होंने जीनस स्कोजोथोरक्स से एक नई मछली की प्रजाति की खोज किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई तो सीएम है पेमा खांडू और राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा। अगला हमारा कि किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है। तो ये डूबा हुआ था कहाँ पे, उड़ीसा में डूबा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने बताया कि यह मंदिर करीब 60 फीट ऊंचा है और 500 साल पुराना है। बनावट को देख के लगता है कि यह 15वीं और 16वीं शताब्दी का मंदिर है। इस जगह पर एक साथ 7 गांव हुआ करते थे। इन 7 गांव के लोग इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। ठीक, 15वीं 16वीं शताब्दी में इस इलाकों को सप्तपाटन के नाम से जाना जाता है और बाद में बाढ़ आता है और यह क्या होता है, मंदिर डूब जाता है। ठीक, अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे वंदे उत्कल जननी राज्यगान बनाया गया कहाँ का, उड़ीसा का। इसके अलावा हाल ही में वंशधारा जल विवाद आया था जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य था। ठीक, तो उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन हमारा, रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक, तो 15 जून को सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया, इसलिए इसे मिथुन संक्रांति पर्व भी कहते हैं। इस कृषि पर्व के साथ ही लोग पहली बारिश का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है मानसून कब आता है, 15 जून ही एक डेट माना गया है। ठीक है, हालांकि बारिश उसके पहले या उसके बाद भी होती है, लेकिन 15 जून को मानसून आता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है और अच्छी फसल और अच्छे वर्ग की कामना के साथ कई तरीके से पूजा की जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है, तो 18 जून को मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। अगर आप लोग बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा और इसके अलावा माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान को देखें तो वो इसी बीमारी से पीड़ित थे, ऑटिज्म। ठीक है, इससे ग्रस्त लोगों में व्यवहार से लेकर के कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं जो बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। 40% बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, और एवरेज अगर हम लोग 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार जरूर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि ऑटिज्म एक जेनेटिक बीमारी है जो कि पर्यावरण संबंधी कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पहली बार 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम द्वारा इसको मनाया गया और धीरे धीरे यह एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। चलिए, अब सभी महत्वपूर्ण दिवस आ गए हैं तो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है विश्व, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है खाद्य दिवस, और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है, रतन लाल को दिया गया है। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर और महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी 18 वाला आपको पता है। ठीक, तो ये थी हमारे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको वन लाइनर पढ़ना हो तो भी आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना हो तो भी आप पढ़ सकते हैं। मंथली मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट हो सकते हैं सभी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। अगर आप अलग अलग स्टेट से हैं तो अलग अलग स्टेट वाइज भी करंट अफेयर
पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।